चलिए, गुड मॉर्निंग इशिका, शेफाली, इशिका रस्तोगी अभी नहीं आई है, मीनाक्षी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मनीषा, सत्यम ने भी अभी ज्वाइन नहीं की है। वो जो भी बच्चे पेन ड्राइव गूगल ड्राइव के माध्यम से क्लासेस देख रहे हैं उन सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार पुरानी चीज़ों को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि और पक्के तौर से आपके दिमाग में बैठ जाएं। चैप्टर जो है कैपिटल गेन, वो चैप्टर है सेक्शन 45(1) से लेकर सेक्शन 55 कैपिटल ए तक, इसकी सेक्शन कवरेज है। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी चैप्टर का जो पहला सेक्शन होता है वो चार्जिंग सेक्शन होता है। चार्जिंग सेक्शन से पता लगता है कि किन किन कंडीशन के सेटिस्फाइड होने पर कोई भी पर्टिकुलर इनकम पर्टिकुलर हेड में टैक्सेबल होगी। तो सेक्शन 45(1) में लिखा हुआ है कि देयर मस्ट बी कैपिटल एसेट मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड। ऑब्वियसली बात है कि तीसरी जो कंडीशन है, ट्रांसफर मस्ट टू प्लेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ये बट ऑब्वियसली कंडीशन है कि प्रीवियस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में आपकी कोई इनकम आ रही है तो ही हम उसका जिक्र कर रहे हैं। और रेलेवेंट प्रीवियस ईयर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है हमारा 2021, दैट इज 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगा, 31 मार्च 2020 तक वो जाएगा। तो ये हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है। चार्जिंग सेक्शन की ये 3 कंडीशन हैं। एक कंडीशन और है कि सच कैपिटल गेन शैल नॉट बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F। तो वो हम बाद में जिक्र कर लेंगे कि कुछ कैपिटल गेन ऐसे होते हैं जो कैलकुलेट होने के बाद, लेकिन अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करें सरकार की तरफ से, कुछ कंडीशन कुछ सेक्शन दिए हुए जो मैंने नाम लिए हैं, अगर उन सेक्शन की कंडीशन सेटिस्फाइड करें तो इनकम होने के बाद भी वो क्या हो जाती हैं, एग्जेम्प्ट हो जाया करती हैं। तो ये कुछ कंडीशन है सेक्शन 45(1) में। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज ए कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 14(1)(4). कैपिटल एसेट की डेफिनेशन कई बार रिपीट हो ही चुकी है। क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज ट्रांसफर। ट्रांसफर इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 47। तो ट्रांसफर के डेफिनेशन जरूर रिवाइज कर लेते हैं एक बार हम लोग कि ट्रांसफर इंक्लूड्स नंबर 1 सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट ऑफ एनी एसेट। दूसरा एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन, ये भी मैंने डिस्कस नहीं करा है, बस यही क्लोज रह गई है। नेक्स्ट चीज थी कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। और हर क्लोज का मैंने विद लॉजिक आपको बताया है, एक एक रीजन आपको समझा के चला हूँ। ऐसा नहीं है कि बस ट्रांसफर के डेफिनेशन में ये सब चीज़ें इन्हें आप याद कर लीजिए। एक एक चीज़ का मैंने आपको लॉजिक बताया है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ ए कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि अगर कोई आप कैपिटल एसेट है स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी ट्रांसफर है। कैपिटल गेन कैसे लगेगा वो मुद्दा अलग है, उसे भी हम समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। लेकिन पहले अगर कोई भी आप घर में खाना भी पकाते हैं तो उससे रिलेटेड मटेरियल आप तैयार करते हैं, उसके बाद उस खाना बनाने का कार्रवाई आगे चालू रखते हैं। तो इसी तरीके से कैपिटल गेन कैसे लगेगा, अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन में उसके लिए अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। लेकिन बेसिक जो मटेरियल है वो यही है कि कैपिटल एसेट होनी चाहिए और दूसरा ट्रांजेक्शन मस्ट बी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। तो कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर है। लगेगा कैसे कैपिटल गेन वो हम समझेंगे, अलग से सेक्शन गिवन है उसका। इसके बाद जो है रिडेम्पशन एंड मैच्योरिटी ऑफ ए जीरो कूपन बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो रिगार्डेड एज ट्रांसफर। नेक्स्ट है any transfer of an immovable property which satisfies the condition of section 53 capital A of the Transfer of Property Act। तो सेक्शन 53 कैपिटल ए ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में जो कंडीशन है कि बिटवीन सेलर एंड बायर एक सेल एग्रीमेंट हो जाना चाहिए और सेलर जो है बायर को पोजेसन दे दे उस प्रॉपर्टी का। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो सेक्शन 53 ए हम ये मानेंगे सेटिस्फाइड हो गया है। और जिस साल जिस डेट पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं उसी डेट को हम ये मान लेंगे कि वो ईयर ऑफ ट्रांसफर है। और जो सबसे लास्ट वाला क्लोज है ट्रांसफर का, एनी ट्रांजेक्शन विच हैज द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग एनेबलिंग और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। और ये संभव कैसे है, वेदर बाय वे ऑफ बिकमिंग ए मेंबर इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और अदर एसोसिएशन और पर्सन
और बाय एनी एग्रीमेंट और अरेंजमेंट बाय व्हाट एवर नेम सो कॉल्ड। तो ये जो 7th क्लोज है वो भी मैंने आपको बता दी और रीजन मैंने आपको बता ही दिया था। तो ट्रांसफर की जो डेफिनेशन है गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लोज 47, बट ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड ट्रांसफर इज गिवन अंडर सेक्शन 46, वो उसमें एक ही है, वो देख लेंगे बाद में, और एंड 47, यानी कि सेक्शन 47 में ये दिया हुआ है कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन ट्रांसफर नहीं मानी जाती हैं, वो हमने पिछली क्लास में ही देखा था। और जो ट्रांजेक्शन ट्रांसफर नहीं मानी जाती हैं वो वास्तव में ट्रांसफर के डेफिनेशन में फॉल करती हैं, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन दीज ट्रांजेक्शन आर नॉट रिगार्डेड एट ट्रांसफर। उसमें पहली जो क्लोज थी सेक्शन 47 की बता रहा हूँ मैं आपको, 46 में केवल एक ही ट्रांजेक्शन है जो ट्रांसफर नहीं मानी जाती है, वो हम बाद में देखेंगे। सेक्शन 47 में क्या है, एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एट द टाइम ऑफ टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ HUF टू इट्स मेंबर, यानी कि जब भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्टीशन होगा, विभाजन होगा, चाहे वो टोटल पूरी तरीके से हो, चाहे वो पार्शियल तरीके से हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन जिस समय विभाजन होगा और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अपने मेंबर्स को कुछ कैपिटल एसेट दे रही है, तो दिस इज नॉट रिगार्डेड एट ट्रांसफर। दूसरी जो क्लोज हमने पढ़ी थी, एनी ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट अंडर ए गिफ्ट विल और एन इररिवोकेबल ट्रस्ट, तो दिस इज ऑल्सो नॉट रिगार्डेड एट ट्रांसफर, बट दिस क्लोज शैल नॉट अप्लाई। ये जो क्लोज है कि ये ट्रांसफर नहीं मानी जाती गिफ्ट विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट में, अगर आप ईसॉप शेयर को जो एम्प्लायर एम्प्लाई को एम्प्लाई स्टॉक ऑप्शन प्लान में शेयर डिबेंचर वारंट देता है, अगर ईसॉप शेयर को गिफ्ट करोगे या इररिवोकेबल ट्रस्ट में ट्रांसफर करोगे, तो ये जो ट्रांजेक्शन ट्रांसफर नहीं मानी जाती ये अप्लाई नहीं होती। इसका मतलब है गिफ्ट या इररिवोकेबल ट्रस्ट में अगर आप ईसॉप शेयर को ट्रांसफर करोगे तो वो ट्रांसफर मानी जाएगी और उसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा कैसे, वो एक अलग बात है, न्यूमेरिकल पार्ट है उसका, क्योंकि न्यूमेरिकल को करने के लिए हमें सेल कंसिडरेशन पता होना चाहिए। तो जब हमारे पास सेल कंसिडरेशन है ही नहीं, कोई चीज़ आपने गिफ्ट कर दी है, तो लॉ मेकर्स ने कोई ना कोई तरीका सुझाया होगा कि सेल कंसिडरेशन की जगह हम क्या ले सकते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होनी चाहिए। जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो 2-3 चीज़ों पर आपको जरूर ध्यान देना पड़ेगा। अब पूरा का पूरा कैपिटल गेन में अलग अलग सिचुएशन के बेसिस पर यही थ्योरी है कि अगर सिचुएशन नंबर 1 है तो आपको सेल कंसिडरेशन ये लेना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये लेनी है, पीरियड ऑफ होल्डिंग ये लेना है। सिचुएशन नंबर 2 है तो उसमें सेल कंसिडरेशन कुछ और हो सकता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ और हो सकती है। अदरवाइज कैपिटल गेन तो हमारा कंप्लीट हो ही गया, बस सिचुएशन वाइज हमें थोड़ा सा जो स्पेशल सिचुएशन जो स्पेशल केसेस हैं वहाँ पर कैपिटल गेन को निकालने के लिए इन बातों को की थ्योरी हमें पढ़नी है। तो हम बात कर रहे थे गिफ्ट विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट की, लेकिन ईसॉप शेयर को अगर विल में आप ट्रांसफर करोगे तो अभी भी ये ट्रांजेक्शन ट्रांसफर नहीं मानी जाती है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो सेक्शन 47 में अभी इतना ही पढ़ा है, और भी क्लोजेज हैं। ये जो आपको एग्जेम्पशन है ये परमानेंट एग्जेम्पशन नहीं है। जो सेक्शन 47 में गिफ्ट विल की एग्जेम्पशन है वो परमानेंट एग्जेम्पशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी डोनी यानी कि जिसे भी गिफ्ट दिया गया है वो कभी भी इसे सेल करेगा तो उसके हाथ में जो पुराना कैपिटल गेन लॉ मेकर्स ने छोड़ा है वो पुराना कैपिटल गेन भी उसे देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा? क्योंकि सेक्शन 49 सब सेक्शन 1 ये कहता है कि कोस्ट टू द प्रीवियस ओनर। क्योंकि जब भी जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने ए ने बी को गिफ्ट किया, ए ने कोई एसेट बी को गिफ्ट की, ये फादर एंड सन का रिश्ता है इनमें, तो एट द टाइम ऑफ गिफ्ट कैपिटल गेन सेल नॉट अराइज इन द हैंड्स ऑफ ए। बट जब भी बी इसे सेल करेगा, तो बी के हाथ में कैपिटल गेन निकालते वक्त जो कॉस्ट है वो ए के हाथ की कॉस्ट लेनी पड़ेगी। बी को अपना सेल प्राइस पता ही है, तो उस सेल प्राइस में से ए के हाथ में जो कॉस्ट थी वो माइनस कर देंगे तो कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म को डिसाइड करने के लिए जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ए से बी के हाथ का जो पीरियड ऑफ होल्डिंग था
वो भी, अब बी ने जब सी को बेची वो भी, दोनों को जोड़कर आप ये डिसाइड करेंगे कि वेदर इट इज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और इंडेक्सेशन भी आप करेंगे ए के हाथ से, यानी कि जिस समय ऐसे मानेंगे कि जैसे ए ही बेच रहा हो। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बता रहा हूं कि बीच में बी आ जरूर गया है, लेकिन आप ऐसे मानेंगे जैसे ए खुद ब खुद वो एसेट बेच रहा हो, सेल प्राइस वो मानेंगे जो बी ले रहा है, बाकी सब चीज ए की ही लेंगे और कैपिटल गेन आप निकाल लेंगे। तो जल्दी से बताइए कि कोई प्रॉब्लम है क्या यहां तक, जल्दी जल्दी बताइए कि कोई भी प्रॉब्लम है क्या यहां तक। उसके बाद एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, लास्ट में एक क्वेश्चन कराते कराते मैं रह गया था क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, ये क्वेश्चन खुल ही नहीं रहा था पिछली बार। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कीजिए, मैं रीडिंग लगवा रहा हूं और उसके बाद आपको पहले ट्राई करना है, उसके बाद मैं कराऊंगा। क्वेश्चन है, आर एक्वायर्ड ए रेजिडेंशियल हाउस ऑन 1 सितंबर 1978। आर ने एक रेजिडेंशियल हाउस जो है 1 सितंबर 1978 में एक्वायर किया 1 लाख रुपए का, इसका मतलब बिफोर 1 अप्रैल 2001 की बात हो रही है। ही स्पेंड 25,000 ऑन 1 जुलाई 1980 फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ दिस हाउस प्रॉपर्टी। जल्दी से मनीषा से मैं पूछ रहा हूं कि ये जो 1 लाख रुपए है, नहीं सॉरी 25,000 रुपए है, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, क्या है? जल्दी से बताइए कि 25,000 ये क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, क्या नाम दें इस 25,000 को? मनीषा से पूछ रहा हूं मैं ये आंसर, मनीषा ही जवाब देंगी। मनीषा ने कहा नथिंग। वेरी गुड मनीषा, ये कुछ भी नहीं है। उसका कारण है कि कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की जो डेफिनेशन है उसमें क्या लिखा हुआ है कि कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर डन आफ्टर 1 अप्रैल 2001 वो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माना जाता है। ये क्योंकि 1 अप्रैल 2001 से पहले किया गया है तो इसे कंप्लीटली इग्नोर किया जाएगा। ए फर्दर अमाउंट ऑफ 50,000 बाय स्पेंड बाय हिम ऑन 15th of November 2006। इसके बाद 50,000 रुपये का और खर्चा किया गया 15 नवंबर 2006 को। ये कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है। ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ दिस हाउस आर गिफ्टेड द सेड हाउस प्रॉपर्टी टू सन बी ऑन 12th of October 2008। आर ने ये प्रॉपर्टी अपने सन बी को गिफ्ट करी 12 अक्टूबर 2008 को। बी ऑल्सो स्पेंड द फॉलोइंग अमाउंट ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ दिस हाउस। देखिए आर ने जिस समय अपनी ये प्रॉपर्टी अपने बेटे को गिफ्ट करी 2008 को, क्या उस समय कोई डिपार्टमेंट कोई एक्शन लेगा, क्या कोई कैपिटल गेन लगाएगा आर के हाथ में कि आर ने ट्रांसफर कर दी है ये प्रॉपर्टी अपने बेटे बी को? आंसर इज नो, क्योंकि आर ने गिफ्ट करी है तो दिस इज नॉट रिगार्डेड एट ट्रांसफर। बी ऑल्सो स्पेंड द फॉलोइंग अमाउंट ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ दिस हाउस। बी ने भी 15 जुलाई 2009 को 60,000 रुपये खर्च करे, ये भी इम्प्रूवमेंट है। 15 जून 2016 को 40,000 खर्च करे, ये भी इम्प्रूवमेंट है। तो कुल मिला के इसमें 3 इम्प्रूवमेंट कॉस्ट आएंगी, तो इस पे पहले वर्किंग नोट में बना लीजिएगा, उसके बाद मेन क्वेश्चन के आंसर में से जो टोटल इंडेक्स कॉस्ट इम्प्रूवमेंट आएगा उसे रख दीजिएगा, क्योंकि मेन क्वेश्चन में अगर आप तीनों के तीनों इम्प्रूवमेंट कॉस्ट दिखलाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा उसे दिखलाने में। बी सोल्ड द अबव हाउस ऑन 30th नवंबर 2020। बी ने ये जो घर है 30th नवंबर 2020 में बेच दिया फॉर ए सम ऑफ 45 लाख, 45 लाख रुपए में। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर व 2% ऑफ द सेल कंसिडरेशन। तो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर भी सेल कंसिडरेशन का 2% है, यानी कि 45 लाख का 2% है, उसे माइनस कीजिएगा। कंप्यूट द कैपिटल गेन फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 एज्यूमिंग द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस ऑन 1 अप्रैल 2001 इज 3 लाख। तो जब भी आपको 1 अप्रैल 2001 से पहले का केस होगा तो जरूर क्वेश्चन में फेयर मार्केट वैल्यू आपको गिवन होगी, तो वो दी हुई है 3 लाख। तो 1 लाख रुपए का जो आपने खरीदा उसका कुछ भी नहीं करेंगे, 3 लाख रुपए को आप क्या करेंगे? इंडेक्स करेंगे। तो जल्दी से मैं आपको 5-7 मिनट का समय दे रहा हूँ, जल्दी से इस क्वेश्चन को कीजिए। और सबका अगर आंसर सेम आएगा तो मुझे कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपका आंसर सेम नहीं आता है तो फिर मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा। जल्दी से कीजिए, 5-7 मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूँ। और जो बच्चे पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव से क्लास देख रहे हैं वो भी जरूर कीजिएगा, और उसके बाद जब मैं आंसर बताऊंगा तो उस आंसर से मैच कीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लीजिए। जल्दी से सभी बच्चे अपने आंसर भेजिए।
क्या आंसर आया है? जल्दी से सभी बच्चे अपने आंसर भेजिए कि क्या आंसर आया है। बेटा आंसर भेजिए सभी बच्चे, मैं वेट कर रहा हूँ। एक आंसर आया अभी मेरे पास 32 लाख नहीं 3,16,006 रुपीज़। एक आंसर मेरे पास ये आया है 3,16,006 रुपीज़। अच्छा 32 लाख, ओके 32,16,000, दोबारा से लिख देता हूँ 32,16,006 रुपीज़, ये आंसर आया है। बाकी बच्चे भी भेजिए जिससे पता लग सके कि ये आंसर ठीक है या नहीं है। जल्दी से बाकी बच्चे भी भेजिए। इसी का शेफाली, मीनाक्षी, इसी का आंसर आया है 38,15,967। तो अब मुझे बीच में मैदान में कूदना ही पड़ेगा क्योंकि दो अलग अलग आंसर आ गए हैं, ये चेक करने के लिए कि कौन सा आंसर ठीक है। इसी का आंसर आया है 38,15,967 और मनीषा का आंसर आया है 32,16,006। शेफाली आप भी आंसर भेज दीजिए। शेफाली, मीनाक्षी, सत्यम, इसी का रस्तोगी, सभी बच्चे अपने आंसर भेजिए जल्दी से। शेफाली अभी ट्राई कर रही हैं। चलिए, इतनी देर का काम नहीं है वैसे कैपिटल गेन के क्वेश्चन में। जल्दी जल्दी अपने आंसर भेजिए। जल्दी जल्दी अपने आंसर भेजिए। एक तीसरा आंसर निकल के आया शेफाली का 38,19,006। भाई तीनों के तीनों आंसर अलग अलग हैं। कमाली हो गया, एक छोटा सा क्वेश्चन और उसमें भी 3 आंसर, कैसे काम चलेगा। चलिए अब मैं करा ही देता हूं इस क्वेश्चन को, देखिएगा। सेल कंसिडरेशन, ऊपर हेडिंग वेडिंग अब मैं बार बार नहीं डाल रहा हूं। सेल कंसिडरेशन ये कितना है एक बार देख लेते हैं। सेल कंसिडरेशन है 45 लाख और एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है 2%। सेल कंसिडरेशन है 45 लाख और लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 2% of sale consideration, it comes to 90,000। it comes to 90,000। इसके अलावा लेस करना है आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हाउ मच इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? वैसे तो एक्चुअल में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 1 लाख थी, लेकिन क्योंकि बिफोर 1 अप्रैल 2001 का केस है
तो हमें जो फेयर मार्केट वैल्यू है विच एवर हाइयर है वो लेनी है। तो 3 लाख जो है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी, 3 लाख जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के रूप में लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 301 डिवाइड बाई 100, मल्टीप्लाइड बाई 301 डिवाइड बाई 100। तो देख लेते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आया, 3 लाख मल्टीप्लाइड बाई 301 डिवाइड बाई 100, तो इट कम्स टू 9,03,000, इट कम्स टू 9,03,000, इट कम्स टू 9,03,000। लेस जो आएगा वो आएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब क्योंकि इसमें 3 इम्प्रूवमेंट है, एक फादर वाली है, फादर वाली भी वैसे 2 हैं, लेकिन एक क्योंकि बिफोर 1 अप्रैल 2001 है उसे हम लेंगे नहीं, बाकी 2 बेटे ने कराई है, तो हम इसे वर्किंग नोट का नाम देंगे, जिससे कि तीनों के तीनों यहाँ पे ना दिखलानी पड़े और यहाँ पे टोटल आ जाए। तो एक बार को इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट वर्किंग नोट में कर लेते हैं। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एक तो फादर की थी, उसका ईयर देख लेंगे, और 2 थी सन की, 2 थी सन की। फादर की कौन सी थी, फादर ने 50,000 स्पेंड किए थे 15 नवंबर 2006 को, 50,000 रुपये स्पेंड किए थे, ठीक है ना, 15 नवंबर 2006 को, तो यानी कि 2006 7 की हो गई फादर की इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। 50,000 मल्टीप्लाई बाई 301 और डिवाइड बाई 67 का इंडेक्स नंबर हमें देखना पड़ेगा। 67 का इंडेक्स नंबर है 122, 122 जो है इंडेक्स नंबर है 67 का, तो इसे भी इंडेक्स कर लेते हैं। 50,000 इंटू 301 डिवाइड बाई 122, तो ये आएगा निकल के 1,23,361, 1,23,361, ये निकल के आएगा 1,23,361। अब सन की भी देख लेते हैं, सन की 2 हैं, एक कराया उसने 15 जुलाई 2009 60,000, 15 जुलाई 2009 यानी कि 9-10 की हो गई एक तो, और ये कितना है उसका, 15 जुलाई 60,000 है, 60,000 है, तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 301, इसे हम देखेंगे कि इंडेक्स नंबर कितना है इसका। और एक है 15 जून 2016 40,000 रुपये, 15 जून 2016 यानी 16-17 का है ये 40,000 रुपये 301। अब फटाफट इंडेक्स नंबर और देख लेते हैं, 9-10 का इंडेक्स नंबर, 16-17 का इंडेक्स नंबर। 9-10 का जो इंडेक्स नंबर है 148 है और 16-7 का है 264, 148 और 264, 148 एंड 264। तो ये देख लेते हैं कितना निकल के आएगा, ये जल्दी से देख लेते हैं कितना निकल के आएगा। ये 60,000 डिवाइड बाई 148 मल्टीप्लाई बाई 301, ये निकल के आएगा हमारा 1,22,027, 1,22,027। और 40,000 वाला भी देख लेते हैं, इंटू 301 डिवाइड बाई 264, ये निकल के आएगा 45,606। तीनों को ऐड कर लेते हैं, तीनों को ऐड कर लेते हैं 1,23,361 प्लस 1,22,027 और 45,606, ये आएगा 2,90,994, 2,90,994। ये आ गया हमारा टोटल इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 2,90,994। इसे यहाँ रख देते हैं 2,90,994, 2,90,994
इसे माइनस करते हैं, तो 45 लाख माइनस 90,000 माइनस 9 लाख 9,03,000 माइनस 2,90,994, तो ये आएगा हमारा, ये आएगा 32,16,006, 32,16,006 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब देख लेते हैं किसका सही था। सैफाली का तो 38 लाख आ रहा था, बहुत ही खराब भाई सैफाली, आप भूल गई थी कि 3 लाख का इंडेक्सेशन भी करना है, ये भूल गई थी। मनीषा का कितना आ रहा है, मनीषा का बिल्कुल ठीक आ रहा है, इसी का भी गलत है, मुझे लगता है इसी का भी शायद इंडेक्स करना भूल गई हैं। तो बेटा ध्यान रखिए, ऐसी गलती मत कीजिए, ऐसी गलती मत कीजिए। ध्यान देने का ही खेल है सारा का सारा, और आगे मतलब डराने वाली बात नहीं है। आगे जब थ्योरी बढ़ती चली जाएगी आपकी तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें और भी हैं, इसी वजह से थोड़ा सा इनकम टैक्स को कहा जाता है मुश्किल है। वैसे बहुत ईजी है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, कंसंट्रेट करेंगे और डेली की डेली आप याद करते चले जाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको अराइज नहीं होगी। चलिए, जहाँ तक अब आपको क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, बता दीजिए। एक तरीके से इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने एक बार और रिवाइज करा दिया जो भी हम लोगों ने कल पढ़ा था, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं। ये आप उम्मीद नहीं कर सकते कि एक कॉन्सेप्ट में मैं 20-25 क्वेश्चन आपको करा दूं, और अगर ऐसा होगा तो फिर तो पूरे के पूरे कैपिटल गेन में 400-500 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हैं। बार बार चीज़ें कैपिटल गेन तो ऐसे निकालना होगा हमें, लेकिन एक ही कॉन्सेप्ट पर बस 1-2 ही क्वेश्चन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन नहीं हो सकते, क्योंकि 1-1, 2-2 क्वेश्चन कर करके ही बहुत सारे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जल्दी बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, जल्दी बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपनी जर्नी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। चलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब हम देखेंगे ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र की डेफिनेशन को, उसे थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शन हैं जो कि ट्रांसफ़र नहीं मानी जाती हैं, और अभी हमने केवल 2 ही ट्रांजैक्शन को किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने है, 2 ही ट्रांजैक्शन को हमने किया है सेक्शन 47 की। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से यही मतलब देखा जाए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो भी हैं वो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। 1-2 चीज़ें और आएंगे न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने गिफ्ट वाली ट्रांजेक्शन आपको कराई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अब देखिएगा 4th क्लॉज पढ़िएगा, एनी ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स 100% सब्सिडियरी कंपनी प्रोवाइडेड द सब्सिडियरी कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। कह रहे हैं कि अगर होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडियरी कंपनी को कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर करेगी, शर्त यही है कि जो सब्सिडियरी कंपनी होनी चाहिए वो 100% सब्सिडियरी होनी चाहिए। जल्दी से मुझे जवाब दीजिए, फाउंडेशन में आप पढ़ चुके होंगे कि होल्डिंग कंपनी कैसे किसी भी कंपनी की होल्डिंग बनती है अगर शेयर कैपिटल को ध्यान में रखा जाए। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं कि एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल करती है तो वो होल्डिंग कंपनी बन जाती है। तो उस क्लोज से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 100% सब्सिडी कंपनी की बात की गई है। दूसरा जो तरीका है कि अगर एक कंपनी मोर देन 50% ऑफ शेयर कैपिटल दूसरी कंपनी की होल्ड कर लेती है तो भी आप होल्डिंग कंपनी बन सकते हैं। तो बनने को तो आप मोर देन 50% पे बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जरूरी है वो क्या है, यहाँ पे जरूरी है कि आपके पास दूसरी कंपनी की 100% शेयर कैपिटल होनी चाहिए, और एक कंडीशन है कि सब्सिडी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। ये भी जरूरी है, क्योंकि बात हम जो इनकम टैक्स में करेंगे, चाहे फॉरेन कंपनी चाहे इंडियन कंपनी, सबकी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो जरूरी है, होल्डिंग कंपनी फॉरेन कंपनी हो सकती है, लेकिन सब्सिडियरी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी जिसे एसेट ट्रांसफर होके जा रही है। ये
कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट का, जिसे एसेट ट्रांसफर होकर जा रही है वो इंडियन कंपनी होनी जरूरी है। इसके वाइस वर्सा का भी केस है, वाइस वर्सा यानी कि उल्टा भी है कि एनी ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट बाय ए इंडियन सब्सिडियरी कंपनी टू इट्स 100% होल्डिंग कंपनी प्रोवाइडेड दैट होल्डिंग कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। मैंने गलती से इंडियन सब्सिडियरी कंपनी बोल दिया था, वो इंडियन सब्सिडियरी नहीं है। दोनों ही जगह बेसिकली एक ही लॉजिक इस्तेमाल किया गया है कि ट्रांसफरर कंपनी कोई भी हो सकती है, वो इंडियन भी हो सकती है और वो फॉरेन भी हो सकती है, लेकिन ट्रांसफरी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी को ट्रांसफर कर रही है तो सब्सिडियरी का इंडियन होना जरूरी है, और अगर सब्सिडियरी होल्डिंग को ट्रांसफर कर रही है तो होल्डिंग कंपनी का इंडियन होना जरूरी है। दोनों ही जगह होल्डिंग जो है 100% होल्डिंग होनी चाहिए, तभी ये कॉन्सेप्ट अराइज होगा, तभी हम ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर नहीं मानेंगे, अदरवाइज हम ट्रांसफर मानेंगे और कैपिटल गेन लगा देंगे ट्रांसफरर कंपनी के ऊपर। तो ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं फंसेगा इतना, न्यूमेरिकल तो मोर और लेस आपका जैसे गिफ्ट वाले में करा है उसी तरीके का है, लेकिन न्यूमेरिकल में नहीं फंसता है ये। हाँ, थ्योरी में एमसीक्यू में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, तो आपको थ्योरी जरूर याद रहनी चाहिए। तो फिफ्थ पॉइंट दोबारा से पढ़ लेते हैं। एनी ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट बाय 100% सब्सिडियरी कंपनी टू इट्स होल्डिंग कंपनी इफ द होल्डिंग कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। इन अदर वर्ड्स, अगर दोनों को एक ही बार में लिखने की कोशिश करें तो अंडर आइटम नंबर आई वी एंड वी देयर मस्ट बी ए ट्रांसफर ऑफ एन एसेट बाय ए होल्डिंग कंपनी टू इट्स सब्सिडियरी कंपनी और वाइस वर्सा प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। द सब्सिडियरी कंपनी इज ए होली ऑन सब्सिडियरी कंपनी, द ट्रांसफरी कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी जो है होली ऑन सब्सिडियरी होनी चाहिए और ट्रांसफरी कंपनी जो है इंडियन कंपनी होनी चाहिए। अगर दोनों को हम कंबाइंड तौर पर पढ़ते हैं तो ये नतीजा निकलता है। तो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से बताइए कि क्या यहाँ तक आपको सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है या नहीं है। फिर आगे के क्लोजेज में हम चलते हैं। चलिए आगे की क्लोज, अभी वी आई, वी डबल आई, वी ट्रिपल आई, आई एक्स अभी मैं बाद में देखूंगा। उससे पहले हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पर एक्ट क्लॉज। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी न्यूमेरिकल में फंस सकती है, एमसीक्यू भी आ सकते हैं, थ्योरी भी हो सकती है और आपके न्यूमेरिकल में भी फंस सकती है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, जब हमने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड पर्सनल इफेक्ट। जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी हैं जो आप पर्सनल पर्पज के लिए रखते हैं तो वो पर्सनल इफेक्ट आती हैं, वो कैपिटल एसेट ही नहीं है। जब कैपिटल एसेट ही नहीं है तो उन्हें कैपिटल गेन नहीं लग सकता अगर आप उन्हें ट्रांसफर करेंगे भी तो। लेकिन कुछ पर्सनल एसेट होने के बावजूद भी, पर्सनल पर्पज के यूज होने के बाद भी, बावजूद इसके कि वो मूवेबल हैं, लेकिन उन्हें गवर्नमेंट ने पर्सनल इफेक्ट मानने से मना कर दिया। वो क्या चीज़ें होती थी? ज्वेलरी थी, इसके अलावा ड्राइंग्स थी, स्कल्पचर थे, एनी वर्क ऑफ आर्ट था, इस तरह की चीज़ें थी। इनमें ज्वेलरी को अलग कर दीजिए, जितनी भी बाकी चीज़ें, स्कल्पचर है, वर्क ऑफ आर्ट है, ड्राइंग्स हैं, पेंटिंग्स हैं, तो इनके लिए एक क्लोज रखी गई है। देखिए, जो लोग कदरदान होते हैं इनके, जैसे एम एफ हुसैन की पेंटिंग है, हमें और आपको तो शायद समझ में नहीं आती है, कहीं पर भी अगर हाथ से भी रंग फेंक देगा तो हमें लगेगा, क्योंकि एम एफ हुसैन का नाम बहुत बड़ा है, तो लगेगा कि क्या पेंटिंग बनाई है, चाहे हमें समझ में आ रही हो चाहे नहीं समझ में आ रही हो। लेकिन जो लोग कदरदान हैं उनके लिए बड़ी कीमत उनके लिए बड़ी कीमत होती है, करोड़ों अरबों रुपए में ये चीज़ें सेल होती हैं। तो गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों को चाहती है कि ये राष्ट्रीय संग्रहालय में जो नेशनल म्यूजियम्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके पास हो। सपोज कीजिए मेरे पास कोई इस तरह की पेंटिंग्स है और मैं आपको भी बेचना चाहूँ तो बेच सकता हूँ। अगर आपको बेचूंगा तो कैपिटल एसेट है और मैं आपको बेचूंगा तो ट्रांसफर भी माना जाएगा और कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि जिन लोगों के पास भी है, धीरे धीरे करके ये चीज़ें सरकार की संपत्ति बन जाएं। तो सरकार की संपत्ति तभी बनेगी जब लोग बाग इन्हें सरकार को बेचेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप इन्हें सरकार को बेचते हैं, मोटे मोटे तौर से मैं बता रहा हूँ, इसमें काफ़ी नाम आएंगे, सरकार को बेचते हैं
तो ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी। यानी कि अदर देन इन लोगों को बेचते हैं जो मैं आपको भी बताऊंगा, तो ट्रांजैक्शन ट्रांसफर है और वो एसेट कैपिटल एसेट भी हैं, तो कैपिटल गेन लगेगा। तो इससे क्या होगा, जब धीरे धीरे करके लोगों को पता लगेगा तो लोग बाग अगर इन्हें बेचना चाहेंगे तो किसी दूसरे आदमी को नहीं बेचेंगे क्योंकि कैपिटल गेन लगेगा। इन्हें नेशनल म्यूजियम को बेचेंगे, गवर्नमेंट को बेचेंगे, यूनिवर्सिटीज़ को बेचेंगे जो जो गवर्नमेंट ने नोटिफाइड की हुई हैं। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लॉजिक आपके समझ में आ गया कि गवर्नमेंट की सोच क्या है। एनी ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट बीइंग एनी वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल, साइंटिफिक, आर्ट कलेक्शन, बुक, मैन्युस्क्रिप्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ और प्रिंट टू द गवर्नमेंट और ए यूनिवर्सिटी और नेशनल म्यूजियम। लॉजिक ध्यान रखिएगा तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। नेशनल आर्ट गैलरी, नेशनल आर्chive और एनी अदर पब्लिक म्यूजियम और इंस्टीट्यूशन एज में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और टू बी ऑफ रिनाउंड थ्रू आउट एनी स्टेट और स्टेट्स। लॉजिक समझिए, एक एक वर्ड आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लॉजिक समझिए, गवर्नमेंट ये चाहती है कि गवर्नमेंट के पास आ जाए या गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट से जुड़े हुए इंस्टीट्यूशन के पास आ जाए, तो उसने लिख दिया कि एनी कैपिटल एसेट बीइंग वर्क ऑफ आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। जो आपने वहाँ पढ़ा था पर्सनल इफेक्ट डज नॉट इंक्लूड में पढ़ा था, वही सारे के सारे हैं ज्वेलरी को छोड़कर। तो अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि उनके पास आए तो गवर्नमेंट को कुछ लालच भी देना पड़ेगा। उसने ये जो लालच है कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन को छोड़कर आपको दिया है। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ट्रू फॉल्स में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। थ्योरी अगर आपको याद होगी तो ही आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे और उसे पकड़ पाएंगे और सोल्व कर पाएंगे। अगर थ्योरी याद नहीं है तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको। तो जल्दी से बताइए, पॉइंट नंबर जो 10 है, ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, ये आपको समझ में आ गया है या नहीं आया है? इसके बाद एक्सआई पॉइंट है, ये भी हम कभी बाद में देखेंगे। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, जो एक्सआई पॉइंट है, इससे भी न्यूमेरिकल आ जाता है। लेकिन आज हम करेंगे, आप निकाल लीजिए जो मैं कराना चाह रहा हूं, वो है ये वाला पॉइंट, वो है एक्स वी पॉइंट और पेज नंबर है 12। पेज नंबर 12 पर पॉइंट नंबर 15 निकाल लीजिएगा। ये भी काफ़ी फंस जाता है, एमसीक्यू हुआ और इसके अलावा उसके ऊपर बेस थ्योरी हुई, छोटे छोटे ट्रू फॉल्स हुए, यहाँ पर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ये फंस जाता है। तो एनी ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट इन ए ट्रांजैक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्गेज, एनी ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट इन ए ट्रांजैक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्गेज अंडर ए स्कीम मेड एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि अगर कोई भी कैपिटल एसेट आप रिवर्स मॉर्गेज में ट्रांसफर करेंगे तो दिस इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, सर हमने मॉर्गेज का नाम तो सुना है, ये रिवर्स मॉर्गेज क्या भला है? हमने तो आज तक नहीं सुना। तो जल्दी से मुझे बताइए सुना हुआ नाम है या नहीं है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि रिवर्स मॉर्गेज क्या है। रिवर्स मॉर्गेज आपके समझ में आएगा। यहाँ तो ये लिखा हुआ है कि कोई भी कैपिटल एसेट अगर आप रिवर्स मॉर्गेज में ट्रांसफर करेंगे तो दिस इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। लेकिन ये समझना जरूरी है कि रिवर्स मॉर्गेज क्या है। तो इसी का कह रही हैं कि सुना हुआ नहीं है। तो चलिए, रिवर्स मॉर्गेज सुना हुआ नहीं है, आप मुझे ये बता दीजिए मॉर्गेज सुना हुआ है या नहीं सुना हुआ? मॉर्गेज वर्ड सुना हुआ है या नहीं सुना हुआ? क्या होता है मॉर्गेज? क्यों किया जाता है कोई भी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज? आपको मालूम होगा कि आप बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कुछ लोन लेते हैं और जिससे लोन लेते हैं, जो लोन दे रहा है वो बदले में कुछ सिक्योरिटी चाहता है आपसे कि लोन का अगर रीपेमेंट नहीं हुआ तो मुझे अदालतों के चक्कर बार बार काटने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा अच्छा है कि मैं कुछ सिक्योरिटी अपने पास गिरवी रखवा लूँ। तो कोई भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, जो मनी लेंडर है, जो बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसके पास गिरवी रखवाते हैं। वो मनी लेंडर उस
प्रॉपर्टी का यूज तब करता है जब बोरोवर उसका प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट नहीं चुका पाता है, तो मनी लेंडर क्या कर देता है, उस प्रॉपर्टी को बेच के अपनी रकम को वसूल कर सकता है, कर लेता है। तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है आपका मॉर्गेज का। मॉर्गेज में क्या होता है, आप एक लमसम अमाउंट लेते हैं, मनी बोरो करते हैं, से 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, जो भी आपकी प्रॉपर्टी की कीमत होगी, मनी लेंडर आपकी फाइनेंशियल स्टेटस को देखेगा, उसके आधार पर आपको मनी प्रोवाइड कराएगा। आपको धीरे धीरे करके ईएमआई के रूप में वो क्या करना होता है, लोन को चुकता करना होता है। वो जिस दिन आपका 10 साल बाद, 20 साल बाद पूरा लोन चुकता हो जाता है, प्रॉपर्टी जो बैंक है आपकी रिलीज कर देता है, मॉर्गेज फ्री कर देता है। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है मॉर्गेज का। बताइए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट तो सभी को पता होगा कि यही कॉन्सेप्ट चलता है मॉर्गेज का। अब बात आती है रिवर्स मॉर्गेज की। 2008 में ये पहली बार ये स्कीम आई थी रिवर्स मॉर्गेज की, और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है रिवर्स मॉर्गेज का, बहुत ही अच्छी नीयत है रिवर्स मॉर्गेज की, लेकिन ये फेमस इसलिए नहीं हो पाई कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अदरवाइज बहुत ही अच्छी स्कीम है रिवर्स मॉर्गेज, सीनियर सिटीजन के लिए। नॉर्मली सीनियर सिटीजन को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम बनाई गई है। देखिए, जो एक तरह से लाइफ स्टाइल चल रहा है किसी का भी, और धीरे धीरे करके आगे और भी परेशानियां आएंगी। जो हमारे माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, और मैं ये बता दूं आपको, आज इंटरनेशनल पेरेंट्स डे भी है, तो आप किसी न किसी तरीके से आप अपने पेरेंट्स को खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। आपको उन्हें भी नहीं पता होगा कि इंटरनेशनल पेरेंट्स डे है, लेकिन अब बीच में आया ही है, तो मैंने आपको बता दिया कि आज इंटरनेशनल पेरेंट्स डे भी है। तो किसी ना किसी तरीके से आप पेरेंट्स को तोहफे दीजिए, उनके साथ पिक्स को शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया वगैरह पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो पेरेंट्स हैं वो अकेलापन अब महसूस करने लगे हैं, क्योंकि बच्चों के पास टाइम नहीं है। बहुत सारे नालायक बच्चे तो इस तरह के भी होते हैं, बुढ़ापे में पेरेंट्स को अकेला छोड़ देते हैं। कुछ अकेला भी नहीं छोड़ते हैं, तो उनके पास टाइम रहता नहीं है अपने माँ बाप की तकलीफ को पूछने का, उनसे बात करने का, बिजीनेस की वजह से। तो पेरेंट बड़ा अकेला महसूस करते हैं। ये जो स्कीम आई है, ये खैर उन पेरेंट्स के लिए आई है जहां बच्चे अपने पेरेंट को अपने साथ रखते ही नहीं हैं। अब बुढ़ापे में एक समस्या आती है, बुढ़ापा अपने आप में एक समस्या है, लेकिन उसके साथ भी बहुत सारी समस्या निकल के आती हैं। और वो समस्या क्या निकल के आती हैं कि आपको अपनी जीविका चलाने के लिए अर्निंग तो चाहिए, मंथली अर्निंग तो चाहिए कि हर महीने आपके पास इतना पैसा आता रहे। हो सकता है कुछ खर्चे करने के लिए कुछ लमसम भी आपको पेमेंट की जरूरत हो। तो उस समय कहां से पैसा आया आपके पास, क्योंकि कमाने की जो क्षमता है वो तो खत्म हो चुकी है। बुढ़ापे में कोई काम तो मिलता नहीं है, आप में शरीर में ताकत भी नहीं होती कुछ काम कर पाए। तो गवर्नमेंट ने देखा कि हर एक आदमी अपने स्टेटस के लिहाज से, अपनी जब जवानी होती है तो कमाता तो है ही है, और अपने स्टेटस के हिसाब से कुछ ना कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो कर लेता है स्टेटस के हिसाब से। अब जिस माँ बाप के बच्चे नालायक हो ही जाएं, तो माँ बाप को भी अपने बच्चों का नहीं सोचना है, अपना सोचना है कि किसी भी तरह से हमारी ज़िंदगी मरने तक ठीक ठाक कट जाए। हमें दवाइयों के लिए पैसा चाहिए, हमें वो मिल जाए, हमें खाने पीने के लिए पैसा चाहिए, वो मिल जाए। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आपके पास जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है आप बैंक के पास गिरवी रखिए, बैंक आपको बदले में ईएमआई देगा। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं, माना 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपने 80 लाख का लोन उठा लिया, तो जब 80 लाख का लोन उठा लिया आपने, तो आपको किसी ना किसी चीज़ के लिए ज़रूरत होगी। हो सकता है आपको बेटे को काम धंधा खुलवाना हो, लड़की की शादी करनी हो, लेकिन बदले में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस लोन को रीपेमेंट करने के लिए ईएमआई देनी पड़ेगी। यहाँ पर वो पर्पस तो है ही नहीं। यहाँ बच्चे जब आपका ख्याल नहीं रख रहे हैं तो आपको कोई लमसम अमाउंट की तो ज़रूरत है ही नहीं। आप क्या करें कि बैंक के पास प्रॉपर्टी गिरवी रखवाएं, बैंक आपको ईएमआई देगा। कुछ आपको लमसम चाहिए, लमसम भी दे देगा। वो स्कीम में होता है कि कितने % आपको लमसम मिल जाएगा, लेकिन आपको बदले में लोन को चुकाने की जरूरत नहीं है। कितनी अच्छी स्कीम है। अब आप सोचेंगे लोन को चुकाने की जरूरत नहीं है तो बैंक कोई धर्मार्थ का काम थोड़ी कर रहा है, वो चैरिटेबल काम थोड़ी कर रहा है, वो तो बिजनेस कर रहा है। मैं बता रहा हूँ पूरी की पूरी बात आपको कि नॉर्मली बैंक इसमें क्या करते हैं, सपोज कीजिए 1 करोड़ का आपका मकान है,
मैक्सिमम 60% तक आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं। आप लमसम लेना चाहें लमसम ले लीजिए, ईएमआई के रूप में लेना चाहें ईएमआई के रूप में ले लीजिए। आपको 60% तक का लोन मैक्सिमम प्रोवाइड कराते हैं। 50% तो सारे बैंक करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से मैक्सिमम 60% का है। 60 लाख रुपए आपको दे दिया। आपके मकान की कीमत 1 करोड़ रुपए है। अब उस 60 लाख रुपए के ऊपर ब्याज भी चलेगा, आपको ब्याज भी नहीं देना, लेकिन आपकी मकान की कीमत भी तो बढ़ेगी। इस तरह से चलता चला जाएगा। हर 3 साल बाद या 5 साल बाद मकान का रीवैल्यूएशन होगा। माना 1 करोड़ की जो चीज थी, हो सकता है 3 साल बाद या 5 साल बाद 1 करोड़ 10 लाख रुपए की हो जाए, 1 करोड़ 20 लाख रुपए की हो जाए, डिपेंड अपॉन कि कहां पर आपका मकान है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो बैंक एडिशनल भी आपको फिर पेमेंट दे सकता है, जितनी भी आपकी मकान की वैल्यू बढ़ी। 10 साल बाद या 20 साल बाद जब भी पेरेंट की डेथ होगी या सीनियर सिटीजन की डेथ होगी, तो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक ऑप्शन देगा आपके लीगल हेयर को कि हमने आपके माँ बाप को इतना पैसा दिया था, ये देख लीजिए आप, उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट बैठा, आप चुका दीजिए। जबरदस्ती कुछ नहीं है, नहीं चुकाएंगे कोई बात नहीं, हमारे पास प्रॉपर्टी, हम उसे बेच देंगे। अगर आप चुकाना चाहें तो चुका दीजिए और प्रॉपर्टी को रिलीज करा दीजिए। तो आप ये पूरी स्कीम आप देखिए कितनी बढ़िया ये स्कीम है। यानी कि जो सीनियर सिटीजन हैं, जिन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस की कमी की, मतलब जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसकी कमी से जूझना पड़ता है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं रहा, उन्हें हर महीने एक तरह से मंथली इनकम मिलती रही, मकान भी उन्हीं का है, मकान में भी वो रहेंगे जब तक कि उनकी डेथ नहीं होगी। तो ऐसा नहीं उन्हें किराए का मकान ढूंढना पड़ेगा। तो बेचा नहीं उन्होंने मकान, लेकिन एक तरह से बेचने के बराबर ही है वो चीज। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो भी रिवर्स मॉर्गेज में आपने ट्रांसफर करा, राइट तो ट्रांसफर कर ही दिया ना बैंक को, तो दिस इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, कैपिटल गेन की चिंता बिल्कुल ना करें। इसके अलावा सेक्शन 10 में एक क्लोज और लगाई उन्होंने कि जो आपको बैंक की तरफ से हर महीने पैसा मिल रहा है वो इनकम भी नहीं मानी जाएगी। यानी कि आप बिल्कुल भी ना डरें टैक्सेशन के एंगल से। जो आपको हर महीने इनकम मिल रही है वो अलग तरह की इनकम है, जो आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है वो कैपिटल गेन में जानी चाहिए थी, और जो आपको हर महीने इनकम मिल रही है वो देखा जाए इनकम तो है, अदर सोर्सेज की इनकम है वो, तो वो इनकम भी नहीं मानी जाएगी, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। और जो सेक्शन 47 में लिख रखा है कि रिवर्स मॉर्गेज में अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो वो आपका ट्रांसफर भी नहीं माना जाएगा। तो एक बार पढ़ लेते हैं, व्हाट इज ए रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। व्हाट इज ए रिवर्स मॉर्गेज स्कीम? द रिवर्स मॉर्गेज स्कीम इज फॉर द बेनिफिट ऑफ सीनियर सिटीजन हु ओन ए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। In order to supplement their existing income, they can mortgage their house property with a scheduled bank or housing finance company in return for a lump sum amount or for a regular monthly, quarterly, annual income. इकट्ठा पैसा ले लीजिए हमसे, पूरा इकट्ठा, ऐसा नहीं कि मकान की कीमत के बराबर मिल जाएगा, 60% तक मैक्सिमम अलाउड है, या उस 60% को आपको लमसम की क्या जरूरत है, हर महीने लीजिए, और फॉर ए रेगुलर इनकम। The senior citizen can continue to live in the house and receive regular income without the botheration of having to pay back the loan. बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि आपको वो लोन जीवन में कभी भी पेमेंट करना पड़ेगा, कभी नहीं पेमेंट करना। The loan will be given up to say 60% of the value of residential house property mortgage. Also, the bank housing finance company would undertake a revaluation of house property once every 5 years. The borrower can use the loan amount for renovation and extension of the residential house property, या अपना जो भी पर्पज है, family, medical and emergency expenditure amongst others. However, he cannot use the amount for a speculative or trading purpose. The bank will recover the loan along with the accumulated interest by selling the house after the death of the borrower. The excess amount will be given to the legal heir. However, before resorting to the sale of the house, अगर बेचने से पहले preference will be given to the legal heir to repay the loan and interest and get the mortgage property released. Therefore, section 47 XVI clarifies that any transfer of a capital asset in a transaction of reverse mortgage under a scheme made and notified by the central government would not amount to transfer for the purpose of capital gain.
लेकिन जब बैंक बेचेगा तो तब ये ट्रांसफर माना जाएगा और बैंक विल हैव टू पे कैपिटल गेन टैक्स। जिस समय सीनियर सिटीजन गिरवी रखवाते हैं रिवर्स मॉर्गेज में, बस उस समय ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी। और इसके साथ साथ सेक्शन 1043 में भी ये क्लियर कर रखा है कि जो आपको लमसम अमाउंट मिल रही है, जो आपको मंथली अमाउंट मिल रही है, दिस इज नॉट रिगार्डेड एज इनकम। सेक्शन 1043 further provide that amount received by the senior citizen as a loan either in lump sum or in installment in a transaction of reverse mortgage would be exempt from income tax। जल्दी से मुझे बताइए कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। जल्दी से मुझको ये बताइए कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। चलिए आगे कुछ इलस्ट्रेशन देखिएगा। छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, ये बच्चे मतलब सभी आप लोग कर लेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी डज नॉट अराइज? ए परचेज गोल्ड इन 1970 फॉर ₹25,000। इन प्रीवियस ईयर 2021 ही गिफ्टेड इट टू हिज सन एट द टाइम ऑफ मैरिज। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द गोल्ड ऑन द डेट ऑफ गिफ्ट वाज मेड वाज 1 लाख। तो जल्दी से बताइए कि कैपिटल गेन टैक्स अराइज होगा या नहीं होगा। इसमें 1970 में परचेज किया हुआ है, 2021 में गिफ्ट किया है, तो क्या अराइज होगा या नहीं होगा? विल नॉट अराइज मनीषा कह रही है, वेरी गुड। और रीजन लिखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, गिफ्ट इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर। तो ए ने गिफ्ट करा है तो दिस इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर अपने बेटे को, ठीक है ना। जब बेटा बेचेगा तब हम देखेंगे, ये मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन यहाँ पे बेटा तो बेच ही नहीं रहा, यहाँ तो सिर्फ एट द टाइम ऑफ गिफ्ट आपसे पूछा है। सेकंड देखिएगा, ए हाउस प्रॉपर्टी परचेज बाय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली in 1945 for ₹20,000. It is given to one of the family member in the previous year 2021 at the time of partition of family. Fair market value on the date of partition was 12 lakh. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने 1945 में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो खरीदी थी आपकी 20,000 में, और एक फैमिली मेंबर्स को ये 2021 में दे दी गई, और फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन पार्टीशन के समय 12 लाख रुपए है। तो आप बताइए इसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि बिकॉज दिस इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। ये भी हम पढ़ के आए हैं। थर्ड पॉइंट अभी आपसे होगा नहीं, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने अभी आपको क्लोज पढ़ाई नहीं है। तो ये नेक्स्ट पेज पर इसके आंसर है, केवल चूंकि जो 2 आंसर हैं वो देख लीजिएगा। थर्ड पॉइंट में पढ़ाऊंगा तब हम देख लेंगे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन रिवर्स मॉर्गेज स्कीम से है। क्या कह रहे हैं? अभिषेक ए सीनियर सिटीजन मॉर्गेज हिज रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी विद द बैंक अंडर ए नोटिफाइड रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। ही वाज गेटिंग लोन फ्रॉम बैंक इन मंथली इंस्टॉलमेंट। Abhishek did not repay the loan on maturity and gave possession of the house to the bank to discharge his loan. How will the treatment of long-term capital gain be on such reverse mortgage transaction? तो सेक्शन 47 का जिक्र करना है आपको कि एनी ट्रांसफर ऑफ ए प्रॉपर्टी अंडर ए रिवर्स मॉर्गेज स्कीम इज नॉट ट्रीटेड ट्रांसफर। और सेक्शन 1043 का जिक्र करना है कि जो आपको लमसम अमाउंट मिल रहा है या आपको मंथली अमाउंट मिल रहा है, तो दिस इज नॉट रिगार्डेड एज इनकम। तो इन दोनों सेक्शन का जिक्र करके इसका आंसर आपको बनाना है। तो ये आप आंसर खुद ब खुद पढ़ लीजिएगा, इसकी जरूरत नहीं है मुझे पढ़ाने की। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, एग्जामिन द रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो एलाइनेशन ऑफ ए रेजिडेंशियल हाउस इन ए ट्रांजेक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्गेज अंडर ए स्कीम मेड एंड नोटिफाइड बाय द सीजी इट ट्रीटेड एट ट्रांसफर। सिर्फ और सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि जो रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया, एलाइनेशन किया है, कि क्या वो ट्रांसफर है? आंसर इज नो, तो फॉल्स है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, जीरो कूपन बॉन्ड ऑफ एलिजिबल कॉर्पोरेशन हेल्ड फॉर 14 मंथ विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो अगर एलिजिबल संस्था के कोई आपके पास जीरो कूपन बॉन्ड है 14 मंथ के हैं, तो क्या वो लॉन्ग टर्म है? यस, क्योंकि वो 12 महीने का ही लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म होता है। नेक्स्ट है, जीरो कूपन बॉन्ड मीन्स ए बॉन्ड ऑन विच नो पेमेंट एंड बेनिफिट आर रिसीव्ड और रिसीवेबल बिफोर मैच्योरिटी और रिडम्पशन। तो मैंने आपको बताया भी था कि नाम से ही पता लग रहा है जीरो कूपन बॉन्ड में आपको कोई इंटरेस्ट दिया नहीं जाता है, मैच्योरिटी पर ही आपको मिलता है
होता क्या है कि जब आप खरीदते हैं तो सस्ते में मिलते हैं और जब आप रिडीम करेंगे तो वो थोड़ा सा हाइयर रेट पर रिडीम हो जाएंगे। तो जो डिफरेंस है उससे ही आप अपना इंटरेस्ट मान लीजिए, लेकिन उसके बीच में कोई इंटरेस्ट आपको बेनिफिट नहीं दिया जाता। तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में ट्रू है। तो जल्दी से बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। जल्दी से बताइए कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि आज अपनी क्लास को हम यहीं साइन ऑफ करेंगे। इसका आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा जो पुराने चैप्टर हैं, रिक्वेस्ट है बार बार मैं करूँगा, हाउस प्रॉपर्टी है, सैलरी है, रेजिडेंस स्टेटस है, उन्हें रिवाइज करते चलिए। अदरवाइज आप भूल जाएंगे, कोई भी फायदा नहीं होगा इतनी मेहनत करने का। समय रहते हुए अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो कम समय लगेगा और कॉन्फिडेंस आप में हमेशा बना रहेगा। अगर आप मन में सोचिएगा, सैलरी का कोई भी कॉन्सेप्ट मैं पूछता हूं, क्या आपको याद है? बिना थ्योरी के इनकम टैक्स की कल्पना करना बेकार है। आप ये सोच लीजिए कि बिना थ्योरी के आप कोई भी क्वेश्चन आप कर पाएं, नहीं कर पाएंगे। आप बाद में यही शिकायत करेंगे, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, मैं फिर आपसे थ्योरी के बारे में बात करूंगा, सर वो तो याद है नहीं। तो जब तक आपको थ्योरी याद नहीं होगी तो क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा? बार बार आपको रिवाइज करना है, थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। सफलता का कोई भी शॉर्टकट है नहीं, किसी के पास भी नहीं। अगर होता तो सभी लोग सफल हो जाते। तो इसी संदेश के साथ मैं अपना लेक्चर जो है आज का समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।